जल्दी खोल ना अपनी टिफिन, दिखा आज क्या भेजा है आंटी ने। क्या भेजा होगा यार, सब्जी के नाम पर तो वही बैगन बचे हुए थे, वही भेजा होगा और क्या। क्या बैगन? यार आई लव बैगन, वो भी आंटी के हाथों से बने बैगन, मेरी जान है जान। तो दिव्या अपनी टिफिन छोड़कर नव्या से कहा, ऐसे क्या देख रही है मुझे, मेरी भी तो टिफिन खोल, देख काजल दीदी ने आज क्या बनाया होगा। नव्या ने दिव्या का टिफिन खोला तो उसमें बढ़िया आलू का पराठा और भी कुछ था, जिसे छोड़कर दिव्या नव्या की टिफिन का सादा सा खाना खा रही थी और यह देखकर नव्या सिर्फ मुस्कुरा रही थी। दरअसल दिव्या बहुत ही अमीर घर की थी, जबकि उसकी पक्की दोस्त नव्या बहुत ही गरीब घर से थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और बेस्ट फ्रेंड भी थी। नव्या के पिता बहुत मेहनत करके पैसा कमाते और उसकी महंगी कॉलेज में एडमिशन करवाया। उधर दिव्या के पिता बड़े बिजनेसमैन थे, वो उसे किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देते थे, लेकिन उसे अपनी अमीरी पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था और यही बात नव्या को बहुत ही अच्छी लगती थी। अच्छा सुन ना, तू शाम को क्या कर रही है? मेरी 2-3 मीटिंग्स हैं यार, प्रयागराज से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, यही 4-5 करोड़ की डील्स फाइनल करनी है एनी हाउ। बाप रे, इतना सारा काम, तू तो रहने दे। ए चुप कर और जल्दी बोल क्या करना है। गोलगप्पे खाने चलेंगे और क्या। रेडी रहना, मैं तुझे लेने आऊंगी। नहीं यार, इस बार रहने दे। पर क्यों, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, जो तू गोलगप्पे खाने से मना कर रही है। अरे वो बात नहीं है यार, दरअसल इस बार मेरी पूरी पॉकेट मनी खर्च हो गई है। हरियाली तीज आ रही है ना, तो मैंने माँ के लिए शॉपिंग कर ली। अगर मैंने उनके लिए साड़ी ना खरीदती ना तो वो खरीदने वाली नहीं थी। अरे यार गोलगप्पे तो मैं खिलाऊंगी ना, तो तू क्यों टेंशन ले रही है। वैसे तूने क्या बोला, कौन सा तीज? हरियाली तीज मैडम, जब तेरी शादी होगी ना तो तुझे भी तीज का त्योहार मनाना पड़ेगा। और पता है, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रहना पड़ेगा। ये सही है यार, पति की लंबी उम्र के लिए हर बार पत्नी बेचारी भूखी रहे। अच्छा तो तू एक काम करना, अपने साथ अपने पति को भी भूखा रखना, ठीक है? नव्या के इस बात पर दोनों खूब हंसने लगते हैं। नव्या मजाकिया थी, दिव्या को उसकी बात बहुत ही अच्छी लगती थी और नव्या की हंसी पर किसी की नजर लग गई। एक हादसे में नव्या के पिता की मौत हो गई। इस हादसे के बाद नव्या बहुत ही गुमसुम व शांत रहने लगी। दिव्या उसकी दिल बहलाने की बहुत ही कोशिश करती, लेकिन वह नव्या अपने पापा के चले जाने के दुख से बाहर नहीं निकल पा रही थी। कुछ दिनों के बाद नव्या कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। नव्या की उसकी चिंता होने लगी तो वो सीधे उसके घर पर पहुंची और फिर, नव्या कैसी है तू? दिव्या आजा, बैठना। मैंने पूछा कैसी है तू? अच्छी हूँ। लग तो नहीं रहा है। और तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? यार पिछले सेमेस्टर की फीस तो पापा ने भर दी थी, पर इस बार की फीस अरेंज नहीं हो पा रही है, इसीलिए। तो तूने मुझसे कहा क्यों नहीं? इसे आधे पर छोड़ देगी क्या पढ़ाई? रुक, मैं अभी अपने पापा से बात करती हूँ। रुक तो सही, 1 मिनट देख, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें लगेगा कि पैसे मुझे चाहिए और मांग तू रही है। ऐसा करते हैं, मैं कल तेरे घर आती हूँ, अंकल से मैं बात कर लूंगी। मैं अंकल से बस कुछ समय के लिए पैसा उधार लूंगी और फिर इंतजाम हो जाएगा तो मैं उनका वापस कर दूंगी। अरे यार तू इतना मत सोचा कर और मुझे कॉल करने दे। नहीं दिव्या, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे कर, नहीं तो मैं तेरी मदद नहीं लूंगी। नव्या की बात सुनकर दिव्या चुप रह गई और फिर कुछ देर उसके साथ बैठकर बातें की और अपने घर चली गई। फिर अगले सारा दिन दिव्या नव्या का इंतजार करती रही और फिर नव्या के घर गई और वहाँ घर के दरवाजे पर ताला लगा देख हैरान रह गई। नव्या को आवाज लगाई और जिसे सुनकर पड़ोस के घर से एक औरत बाहर आई। हाँ आंटी, मैं दिव्या हूँ। नव्या कहाँ गई है और उसके घर में ये ताला क्यों लगा है? उसका घर नहीं था बेटी, वो बेचारे तो किराए पर रहते थे। मकान मालिक को किराया नहीं दे पाए तो मजबूरन खाली करना पड़ा। अरे वो गए कहाँ? मुझे नहीं पता, मगर ये तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ गई है। मुझे माफ कर देना दिव्या, अंकल से फीस के पैसे तो मांग लेती, पर माँ की दवाइयाँ, मकान का किराया, राशन, इन सब के पैसे कौन देता? मैं हमारी दोस्ती में पैसे को नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ।
कहाँ जा रही हूँ मुझे भी खुद नहीं पता है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और हमेशा खुश रहना। किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे। गुड बाय मेरी जान। उसे पढ़ने के बाद दिव्या काफी देर तक रोती रही। इस बात को कई साल बीत गई। इस बीच दिव्या ने नव्या को बहुत ही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। उधर नव्या की शादी हो गई, उसका पति फैक्ट्री में मजदूर था। इधर दिव्या की भी शादी हो गई, उसका पति उसके पिता की तरह अमीर आदमी था। शादी के बाद दिव्या ने अपना शहर छोड़कर अपने पति के साथ मुंबई रहने लगी। एक दिन दिव्या शॉपिंग करने जा रही थी, तभी उसने नव्या को देखा जो कि रोड क्रॉस कर रही थी। नव्या को देखकर दिव्या झट से कार से उतरी और जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे और तू आज जाकर मिली। दिव्या मेरी जान, बीते कुछ साले मेरे लिए बहुत कठिन थे। पहले पापा चले गए और कुछ महीनों के बाद मेरी शादी कराकर मम्मी भी चल बसी। अरे चल कोई बात नहीं, चल अब तू मेरे साथ रहना, सब ठीक हो जाए। नहीं दिव्या, मुझे घर जाना होगा, मेरे पति आने वाले होंगे। अच्छा तो ऐसा कर, तू मुझे अपने घर ले चल, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। वो तो मैं आज तो देख, मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगी। या तो तू मुझे अपने घर ले चल या तू मेरे साथ मेरे घर चल। दरअसल नव्या एक छोटी सी बस्ती में रहती थी और वो नहीं चाहती थी कि दिव्या उसके घर आकर उसकी गरीबी को देखे। वो शुरू से ही जिद्दी थी, जबरदस्ती करके नव्या के साथ उसके घर चली गई। उसने देखा कि घर के नाम पर नव्या के पास एक छोटा सा कमरा था और साइड में चलाने वाली एक छोटी सी पुरानी सिलाई मशीन थी। उसके ऊपर हैंगर में सुंदर सुंदर कपड़े टांगे हुए थे और उसने देखकर दिव्या से कहा, अरे वाह नव्या, ये तूने सिले हैं क्या? हाँ यार, इस महंगे शहर में गुजारा करने के लिए पति के साथ मैं भी काम करती हूँ। लेकिन ये सिलाई का काम तूने कब सीख लिया? और ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है। वैसे तो तुम्हारे पास तो लाइन लगी रहती होगी ग्राहकों की, है ना? कहाँ यार, किसी को मालूम ही नहीं है मेरे काम के बारे में। मैंने सोचा था कि अपना बुटीक खोल लूंगी, पर चल छोड़ना ये सब बात। चाय पिएगी या नींबू पानी? दिव्या समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। काफी देर तक नव्या से बातें करने के बाद दिव्या वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद हरियाली तीज का त्योहार फिर आया तो नव्या ने अपनी माँ की पुरानी हरी रंग की साड़ी पहनी। तभी दिव्या वहाँ पर आ गई। उसने एकदम नई साड़ी और मैचिंग के गहने पहने थे, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अरे वाह, तू सच में बहुत सुंदर लग रही है यार, नजर न लगे किसी की। है ना? चल तू भी अब तैयार हो जा, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। दिव्या ने कमरे के दरवाजे को बंद किया और बिल्कुल अपनी जैसी ही साड़ी और जेवर निकाले जबरदस्ती नव्या को पहना दिया। अब तो दिव्या और नव्या एक जैसी लग रही थी। नव्या के आंखों में खुशी के आंसू थे, जिसे पहुँचते हुए दिव्या ने कहा, रुक जा, अभी एक चीज और है। बस कर दिव्या। चुप कर और ये ले, ये है तेरे नए बुटीक की चाबी। मेन बाजार में अब अपनी दुकान है, तो अब लोग तुझे भी जानेंगे और तेरे काम को भी जानेंगे। पर दिव्या, मैं ये नहीं, मैं ऐसे नहीं ले सकती। ऐसे कौन दे रहा है तुझे? पहले खूब पैसे कमा और जब लगे कि 2-3 मीटिंग अरेंज कर ली प्रयागराज से, 4-5 क्लाइंट्स आ गए और शाम तक 4-5 करोड़ की डील फिक्स कर ली है, तो एनी हाउ तो पैसे वापस कर देना मेरा। दिव्या की बात सुनकर नव्या जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन इस बार वो दिव्या से चाबी लेकर उसका मान भी रख लेती है और अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए तैयार भी हो जाती है।